12 जुलाई को राइटर से बात करते हुए 2013 में, जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कहा कि मैं, व्हाट इज योर पॉलिटिकल, आपकी पॉलिटिकल पहचान क्या है? मेरी पॉलिटिकल पहचान एक आरएसएस के मेंबर की और हिंदू राष्ट्रवादी की है। फिर उसके बाद एक बहुत दूसरी शर्मनाक बात उन्होंने कही कि अरे भाई, ये मुझसे पूछा गया डरते डरते, वो दोनों जो जर्नलिस्ट थे राइटर के, कि वो आपने ये गुजरात के बारे में आपका ये सवाल उठता है, कहले अरे भाई क्या बात कर रहे हो, आप गाड़ी में पीछे बैठे हो और पीछे के पहिए से कोई कुत्ते का पिल्ला उसकी जद में आ जाए तो क्या वो गाड़ी में बैठने वाले की जिम्मेदारी होगी? अरे प्रधानमंत्री, तू ये छुपा गया कि तू गाड़ी चला रहा था, तू पीछे नहीं बैठा था। यानी मोदी जी, आप गुजरात में चीफ मिनिस्टर ड्राइवर थे, पीछे बैठे थे या ड्राइव कर रहे थे? ये जो आप 1 इंजन 2 इंजन 3 इंजन की जो बात करते हो, तो आप इंजन थे या तमाशाई थे? तो इतना झूठ और जुमलेबाजी में भी इतना झूठ। जिस चीज पर मोदी जी को प्यार आ जाए, समझ लीजिए उसके आखिरी दिन आ गए। उन्होंने पार्लियामेंट को सिजदा किया था, जाकर पार्लियामेंट का उन्होंने क्या हाल करके रख दिया कि अब वो नोटिस बोर्ड बन गया है, वहाँ कोई डिस्कशन वगैरह तो होता नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने गाँव के नाम पर मुसलमानों को लिंच कर रहे हैं, वो गुंडे हैं। और उसके बाद कितने सैकड़ों मुसलमान लिंच हुए। उसके बाद तो बाढ़ आ गई थी, मोदी जी ने कहा कि ये गुंडे हैं सारे जो, और वो हिंदुत्व के एड्रेस के लिए बोल रहे थे। उसके बाद बाढ़ आ गई थी एकदम, है ना। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम एक बार फिर शमसुल इस्लाम साहब से बात कर रहे हैं और चूंकि उनके जरिए बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं आपको बताऊं, पिछला जो एपिसोड है वो फेसबुक पर 20 लाख से ज्यादा देखा जा चुका है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर हम अपने तमाम एपिसोड अपलोड करते हैं। आप लोग दोनों प्लेटफॉर्म्स में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। शमसुल इस्लाम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शमसुल इस्लाम साहब बहुत ही जाने माने राइटर हैं। आम तौर पर बहुत सी ऐसी किताबें आपने लिखी हैं जो आरएसएस के मुताल्लिक और धर्म की बुनियाद पर जो नेशनलिज्म पढ़ाई जाती है, चाहे वो किसी भी मजहब की तरफ से हो, किसी भी धर्म की तरफ से हो, उसको मजबूती से काउंटर करते हैं। एक लंबा अरसा गुजरा है। आपने थिएटर्स में भी काम किया, थिएटर्स बाकायदा सोशल कॉजेज के लिए, और बहुत सी किताबें लिखी हैं। मैं यहाँ बहुत ज्यादा और ना बात करके, चूंकि मुझे इशारा किया गया कि कम से कम बताएं, आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों अपने बीजेपी के लोगों को एड्रेस करते हुए कहा है कि मुसलमानों से मिलें, और खास तौर पर उन्होंने कहा पसमानदा लोगों से और पढ़े लिखे लोगों से मिलें। और बोहरा कम्युनिटी, बोहरा चूंकि गुजरात से आते हैं, गुजरात में ज्यादा होते हैं, तो उनका भी उन्होंने नाम लिया है। और उनसे वोट की उम्मीद ना करें, यानी अगर वोट नहीं भी देते तब भी आप मिलते रहें। उसमें मोदी जी का क्या मतलब है? मुसलमानों से मिलकर के बीजेपी वाला या आरएसएस वाला कौन सा अच्छा मैसेज दे सकता है? हम किस चीज की उम्मीद करें? ये एक बहुत ही अहम है। और उनके बयान के फौरन बाद बीजेपी के लोगों ने ही क्या क्या बोलना शुरू किया है मुसलमानों के बारे में, और खुद एक सियासी इश्यूज पर जिस तरह से बात आ रही है वो उस पर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर दिखाई और वो भारत में बैन कर दी गई। वो क्या कुछ है, उसमें मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया है 2002 के दंगों के लिए, उस पर भी बात करेंगे। और हमारे कुछ खवातीन, लेडीज, लड़कियां जो पहलवान हैं, वो शिकायत कर रही हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और उसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, ये बात साफ आ रही है। लेकिन अब कहीं से कोई आवाज उसके खिलाफ नहीं उठ रही। अब वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात जो कहने वाले थे वो अब खामोश नजर आ रहे हैं, और वो गोदी मीडिया भी खामोश है।
इन सब इश्यूज पर बात करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आपको सलाम, हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड के सुनने वालों को सब तरह के सलाम, जितने भी हमारे देश में सारी दुनिया में हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपको एक बार और मौका मुझे काज़मी साहब ने मौका दिया और आपसे बात करने का। अपनी जो फिक्र हैं, अपनी जो चिंताएं हैं, अपने जो सवाल हैं वो आपके साथ साझा करता हूं। और जब आपके कमेंट्स आते हैं तो फिर उससे मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आप खत्म हो जाते हैं। आप हमेशा शागिर्द रहते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं। तो बहुत बुनियादी सवाल आपने उठाया मोदी साहब को। एकदम एकदम मुसलमानों की, गरीबों की, जो पसमानदा हैं उनकी बहुत एकदम फिक्र हो गई है। और उन्होंने कहा है कि ये पिछले जो तमाम 25 साल थे वो लेजीनेस के थे, वो सुस्ती के थे, और अब वो अमृत काल, कंट्रीज डेवलपमेंट एंड टर्न, इसको हम अगले 25 साल में 2047 तक इसको हम ये एक अमृत काल कर देंगे। अमृत बरस जाएगा और वो करते हुए काल होगा। खैर वो जो जुमलों का इस्तेमाल करते हैं वो तो मुझे लग रहा है कि उसको तो समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और ये जब उन्होंने बोला है कि 400 दिन रह गए हैं चुनाव के अंदर, 400 दिन, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आरएसएस और बीजेपी के काम करने के तरीके का। एक खबर बहुत जरा सी आकर रह गई कि ये मोदी साहब ने जो कुछ बोला और जो कुछ बाहर रिपोर्ट किया गया उसका कोई साक्षी नहीं है। वो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मिली है उसमें भी साक्षी नहीं है, क्योंकि हर आदमी का मोबाइल बाहर रखवा लिया गया था। आपने कभी सुना है किसी सत्ताधारी पार्टी का जिसको ये कहना है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम ट्रांसपेरेंट पार्टी हैं, वहां पे हर आदमी का मोबाइल फोन तलाशी हुई कि मोबाइल फोन तो नहीं ले जा रहे हैं। तो ये जो वर्जन, ये जो आप कथा हमको बता रहे हैं कि मोदी जी ने क्या बोला, इसका आप प्रेस की बात तो छोड़िए, आप ऑब्जर्वर की बात तो छोड़िए, आप जो उसके सबसे लीडिंग, यानी इस देश को रूल करने वाली जो एलिट है, जो हिंदू हैं सारे, जो हिंदुत्ववादी हैं, जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, जो मोदी को पूछते हैं, उनको मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं। ये कितनी सी खबर है, ये अखबार के अंदर। ये खबर क्या आई है कि बात ये होगा कि जो अभी हैदराबाद का कंक्लेव हुआ था, हैदराबाद के कंक्लेव में वहां भी फोन ले जाना बंद था, लेकिन किसी ने फोन ले जाके मोदी जी का एक 5 सेकंड का क्लिप चला दिया और उसके बाद पूरे बीजेपी के अंदर एक तूफान जलजला आ गया कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ ये किया गया दिल्ली में कि सबके मोबाइल बाहर रखवा दिए गए। कितना महान, कितनी डेमोक्रेटिक पार्टी है। यानी ये सिर्फ तानाशाह और जिनको डर लगता है खबरों से, जिनको डर लगता है लोग सच जान जाए, ये वही कर सकते हैं। तो ये जरा सा हम मोदी साहब को एकदम प्यार आ गया है 400 दिन पहले, पसमानदा को, मुसलमान को, दलित को, इस सब से उन्होंने, ये 350 लोगों की थी जनाब, 350 लोगों के मोबाइल रखने में और उसको छाटने में फिर वापस देने में कितना प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसको आप समझ सकते हैं। और क्या क्या बचाना है, धरती बचानी है, ये बचाना है, कोई जिक्र नहीं है जोशीमठ में जो हो रहा है वो सब जो हो रहा है, लेकिन वो सब अमृत काल होगा, अमृत काल में वो होने जा रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं ये तो बहुत ही कमाल की बात है, ये बात मीडिया में आमतौर पर नहीं आई। छोटी सी खबर, आपने बहरहाल उसको तवज्जो से देखा कि मोबाइल नहीं इजाजत दी गई। ये तो इससे कहीं आगे की बात हो गई कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मोदी जी मीडिया के लोगों से नहीं मिलते, मीडिया के लोग जवाब नहीं देते। अब मोदी जी को अपने ऊपर भी भरोसा नहीं रहा कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं वही बोलूं जो पब्लिक में जाना चाहिए। ये तो बहुत ही गैर मामूली सूरत है। मोदी जी जो कुछ बोले वो सोच समझ के बोले, वहीं उसको रोक लिया जाए, या मोदी जी के जबान पर भी अब कोई कंट्रोल नहीं रहा सिस्टम में बैठे हुए लोगों नहीं। आप जरा सा बताइए, सारी दुनिया के नसी। और मजे की बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस में ये 2, 4, 6, 8, एक पतले से कॉलम में 8 लाइन की खबर है और टाइटल बहुत अच्छा दिया है, फोन प्रूफिंग।
तो फोन प्रूफिंग दिया है। और मैं ये कह रहा हूं कि क्या कहां ये देश चला गया। तो ये जिनकी बात इनको मंजूर नहीं होगी उनके फोन के साथ ये क्या करते होंगे। ये जो सारे कानून बना रहे हैं उसको आप समझ लीजिए। यानी ये देश तानाशाही की कितनी मंजिलें पार करके कहां आगे पहुंच गया है वो आप समझ लीजिए। अच्छा, और मोदी क्या हो गए इस देश के अंदर। मतलब इतना दुख हो रहा है कि कितना कद बौना कर दिया है मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद का, जिसमें कौन कौन बंदे थे। आप उनकी पॉलिटिक्स से एग्री करते नहीं करते हैं, लेकिन कद्दावर लोग थे, बड़े कद के लोग थे। ये बंदा जो है कल बंबई में रहा, वहां म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव हो रहे हैं, उसमें वहां इन्होंने एक नया नारा दिया है कि वहां 3 इंजन की सरकार होगी। जी 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 जी। यानी अब 2 इंजन, ये तीसरा इंजन पता नहीं बीच में लगेगा या कहां लगेगा, कुछ पता नहीं। वो तीसरा इंजन उसको कह रहे हैं जो बिल्कुल लोकल म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, तो उसको भी तीसरा इंजन बना के पेश कर रहे हैं। यानी ये बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर की हैसियत है उसकी हैसियत जो है वो बीजेपी आरएसएस की जो सरकार है और वो इनके गोदी शिवसेना की जो सरकार है उसका होगा। यानी आप एक आज अखबार में एडिटोरियल लिखा है, वो अखबार अभी तक जिंदा है और वो अभी खरीदा नहीं जा सका। उसने लिखा है कि आप मोदी जी म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव में करेंगे। यहां दिल्ली में भी हुआ था, दिल्ली में कि ये वोट मोदी जी के लिए, लेकिन मोदी जी चुनाव करवाने नहीं आए थे, मोदी जी रैली में नहीं आए थे। बॉम्बे में तो वो रैली में जा रहा है। यानी मोदी जी को अपना शासन बचाने के लिए कुछ ऐसा भयानक किया हुआ है कि उनको लगता है कि अगर हमारा शासन दोबारा नहीं आएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा, अब जरा मोदी जी का जो मुसलमानों पर और पसमानदा पर जो प्यार आ रहा है जरा उसको सुन लें। उसका तो यह है कि उसको नंगा कर दिया है, बीबीसी की 2 किस्तों में फिल्म आ रही है, वीडियो आ रहा है। एक वीडियो 3 दिन पहले आया था और देश की एक बहुत मशहूर लिटरेरी फिगर हैं, एक बहुत मशहूर एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने मुझे भेजा था। मैं बीबीसी देखता नहीं हूं, तो उन्होंने ये भेजा था, कहा कि शम्स ये अपने दोस्तों को भेज दो और इसको कर दो, ये बहुत सून इट इज गोइंग टू बी टेकन डाउन। और वो कल टेक डाउन हो गया। हालांकि ये इतने बेवकूफ हैं कि इनको पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी से ये हमको जीतते भी हैं लेकिन हम भी इनको हरा सकते हैं टेक्नोलॉजी से। तो हो गया। इन्होंने जो किया है उसमें जो किया है काजमी साहब, वो डॉक्यूमेंटेड है, जिस तरह से मैं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बात करता हूं। जी 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 जी। आप जानते हैं कि इंग्लैंड में तो डिफेमेशन के कानून बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपकी जायदाद, आपके घर, आपका सब कुछ बिक सकता है अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो। और बीबीसी ने फिल्म बनाई है और बीबीसी ने सारे डॉक्यूमेंट्स को किया है। और अच्छा, उसको वो फिल्म ना भी होती तो क्या ये दुनिया जानती नहीं है, देश जानते नहीं। 12 जुलाई को राइटर से बात करते हुए 2013 में जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कहा कि मैं व्हाट इज योर पॉलिटिकल, आपकी पॉलिटिकल पहचान क्या है। मेरी पॉलिटिकल पहचान एक आरएसएस के मेंबर की और हिंदू राष्ट्रवादी की है। फिर उसके बाद एक बहुत दूसरी शर्मनाक बात उन्होंने कही कि अरे भाई, उनसे पूछा गया डरते डरते, वो दोनों जो जर्नलिस्ट थे राइटर के, कि वो आपने ये गुजरात के बारे में आपका ये सवाल उठता है, कहले अरे भाई क्या बात कर रहे हो, आप गाड़ी में पीछे बैठे हो और पीछे के पहिए से कोई कुत्ते का पिल्ला उसकी जद में आ जाए तो क्या वो गाड़ी में बैठने वाले की जिम्मेदारी होगी। अरे प्रधानमंत्री, तू ये छुपा गया कि तू गाड़ी चला रहा था, तू पीछे नहीं बैठा था। यानी मोदी जी, आप गुजरात में चीफ मिनिस्टर ड्राइवर थे, पीछे बैठे थे या ड्राइव कर रहे थे। ये जो आप 1 इंजन 2 इंजन 3 इंजन की जो बात करते हो, तो आप इंजन थे या तमाशाई थे। मतलब इतना झूठ और जुमलेबाजी में भी इतना झूठ। अच्छा, बीबीसी की जो वो है उसमें तो मैं देख रहा था, वहां के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर को वहां कहा जाता है, जैक स्ट्रॉ जैसा आदमी। और वहां की एक कोई सीक्रेट रिपोर्ट थी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो लीक होने की बात भी सामने आई। सारे सबूत एक साथ इकट्ठे हैं और इनके खिलाफ बाकायदा अमेरिका ने, ब्रिटेन ने वीजा पे भी पाबंदी लगाई थी, जो बाद में हटा दी गई। तो ये हाँ, तो अब क्या वो
जब अपने लोगों में जाएंगे तो मोबाइल बंद करके अपने कॉलर ऊंचे करेंगे कि हमने गुजरात कराया था। और अभी पिछले दिनों अमित शाह ने इलेक्शन में कहा था कि हमने ऐसा किया कि ये दंगाई जो है वो उसके बाद बिल्कुल खामोश हो गए। तो ये सारी चीजें तो सामने है। उसके बाद बदनामी और पॉपुलैरिटी के बीच में क्या फर्क है उनके, मतलब क्या अपने लोगों में उनको उसी से। उनको उनको बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि देखिए ना, अगर ये अनुराग कश्यप एक मशहूर फिल्मकार हैं और बहुत दबते नहीं है किसी से, सच सच को हमेशा बुलंद करते हैं और फिल्में भी वो अच्छी बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी बहुत लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया, वापिस नहीं आ सकते हैं। ये जो घर वापसी मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, क्या आपकी भी घर वापसी नहीं हो सकती अब इंसानियत में? आप अब इस देश में डेमोक्रेसी वापस लाने की बात करें और पेशेंस की बात करें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की बात करें, या उसको क्या कहते हैं कि एक दूसरे का दिल ना दुखाएं, वो बहुत देर हो चुकी है। और उसके सबूत आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो मंत्री है, अपना पंचायत मंत्री, आज उसका अखबार में बयान पढ़ लीजिए, हो सकता है छपे भी नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। महेंद्र सिंह नाम है, सिसोदिया साहब। उन्होंने कहा है चुनाव आने जा रहे हैं अगले साल, और उसके बाद में अगले साल जो है पार्लियामेंट के चुनाव है, बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो बुलडोजर तैयार है मामा का। यानी दूसरी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको हमारी तरफ वो आ जाएं, कांग्रेस हाँ के जी, आ जाएं, सब आ जाएं। सीधा वो जो है बुलडोजर तैयार है। हाँ, ये बुलडोजर तो सीधा मुसलमानों को भी बोला जाए, भाई बुलडोजर तो आज मुसलमानों को रगड़ने, उसको कुचलने, उसका कीमा बनाने, उसकी जायदादों का कीमा बनाने, उसके खून, उसके हकूक, उसके अधिकारों को खून बनाने, दलितों को उनके अधिकारों से वंचित करने, औरतों को उनके अधिकारों से वंचित करने जी। तो ये तो वो बोल रहे हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि मोदी जी जिससे नाराज होते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे की कितने तारीफ की थी, मोदी जी ने कहा था मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि वो अचानक आ गए डिफेंस की जो कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके अंदर आ गए वो। उसके बाद वो क्या क्या बोलती रही हैं, उन पर बम फुड़वाने का और किस किस का मुकदमा है, लेकिन उसके बाद वो मेंबर पार्लियामेंट का दिया गया। और उसके बाद उन्होंने अभी कर्नाटका में कहा कि आपने चाकू तेज करने हैं। और उसको छोड़िए, अभी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर विवेकानंद जी जो ये कहते हैं कि इस्लाम से हमने सबक सीखा, मसावत का, बराबरी का, समता का। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने, मुतालिक नाम है उसका, प्रमोद मुतालिक, जो जिस पर किसी भी सभ्य समाज में, यानी अगर एक रत्ती भर भी इंसानियत वाली किसी समाज में होता और कानूनी ढांचा होता और डेमोक्रेसी होता, वो जेल के अंदर सड़ा होता, या उसको देश से बाहर कर दिया गया होता। उसने कहा है तलवारें रखनी है, तलवारें पूजनी है, अपने हर चीज के अंदर तलवार रखनी है। अच्छा, ये देखिए, लेकिन काज़मी साहब, मेरे प्यारे सुनने वालों, इसकी एक सीमा है। यानी लव जिहाद और ये सब जो करेंगे, मुसलमानों के साथ आप जो कुछ करेंगे, 13-14% है। ये तो ठीक है कि उनको अगर आप कत्ल करेंगे तो 2-3 साल तो लगेंगे भाई साहब, अगर लाइन लगा के भी अगर कत्ल करेंगे। लेकिन ये लोग इस देश के 85% के साथ जो कर रहे हैं, जरा उसका सुन लीजिए, उस पर भी बावेला हो रहा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, 85% लोगों को अंधभक्त बना करके अपनी तकलीफ भुलाने का जो नशा है, वो क्या कुछ है। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूं कि पेट में खाना ना हो, भूखा हो आदमी, और उसको ऐसी चीज में बिजी कर दिया जाए, जहनी तौर पर एक नशे में मुब्तला कर दिया जाए कि वो भूख को भूल जाए, अपनी उस लेवल पर लाने की। इसमें आपने बहुत सी चीजें दुनिया की पढ़ी होंगी, देखी होंगी। क्या कहीं कोई आइडियोलॉजी कहीं किसी ने पेश की है कि पब्लिक को इस हद तक अंधा किया जा सकता है, अक्लों से अंधा, कि आदमी अपनी भूख को भूल जाए और दूसरे रास्ते पर दौड़ चले? काज़मी साहब, ये इंडिया में नहीं हो सकता। हाँ, ये बड़ा ये देखिए ना, 800, 900, 1000 साल मुसलमान राज कर गए इस देश में, धर्म परिवर्तन नहीं करा सके, है ना। यहाँ सूफी पैदा हो गया। अच्छा, एक बात तो बताना, सूफीज्म की तारीफ की है।
जी 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 जी। सूफीज्म की तारीफ की है। जो एक सूफियों ने उसको एक टोपी दी थी मोदी साहब को, आपको याद जी है, वो पहनने से जी उन्होंने जी जी मना कर दिया था। जी 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 सूफियों जी। की अलग टोपी होती है वो। ये हाँ बगदाद, हाँ सूफीज्म असल में बगदाद और वो सारा, वो हमारे हाँ पास वक्त नहीं है, कभी हम बात हाँ। करेंगे, जी 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 क्योंकि जी। कट्टरवादी मुसलमान भी जो है सूफीज्म से एकदम से वो सब करने लगते हैं। हाँ लेकिन हाँ ये है कि सूफीज्म का, अब कबीर सूफी हैं, तमाम सूफी होने के लिए कोई मुसलमान होना जरूरी नहीं, वो एक हमारी एक पूरी धारा है, हमारी बिल्कुल परंपरा है, हमारी बिल्कुल। साहित्य की धारा है, हमारे धर्मों की धारा है। सिखिज्म हमारा किस तरह से निकल कर आता है, ये हाँ सारी चीजें हमारे सामने, कबीर हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो वो सब है। तो सूफीज्म पर उनको बहुत प्यार हो रहा है। और हाँ मैं तो मजाक में कई बार दोस्तों को कहता हूं, बातचीत में भी कहता हूं लोगों को, हाँ कि जिस चीज पर मोदी जी को प्यार आ जाए, समझ लीजिए उसके आखिरी दिन आ गए। हाँ। उन्होंने जी पार्लियामेंट जी। को सिजदा किया था जाकर, पार्लियामेंट का उन्होंने क्या हाल करके रख दिया कि अब वो नोटिस बोर्ड बन गया है, वहां कोई हाँ डिस्कशन वगैरह तो होता नहीं है। जी उसके जी बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने गांव के नाम पर मुसलमानों को लिंच कर रहे हैं, वो गुंडे हैं। हाँ और उसके बाद कितने सैकड़ों मुसलमान लिंच हुए। हाँ उसके बाद तो बाढ़ आ गई थी, मोदी जी ने हाँ। कहा कि ये गुंडे हैं सारे जो, और वो जी, हिंदुत्व कैडर्स के लिए बोल रहे थे। उसके बाद बाढ़ आ गई थी एकदम, हाँ हाँ है ना जी। उसके बाद उसके बाद वो डेवलपमेंट पर गुजरात का चुनाव लड़ रहे थे, और आप जानते हैं कि एक टापू जो है, एक टापू जो है वो पूरा का पूरा, जहां मुसलमान रहते थे, उनके सैकड़ों घर, उनकी दरगाहें, वो सब तोड़ दी गई, तो उनको मुसलमानों पर वो डेवलपमेंट पर कर रहे थे। खैर, हम जरा सा आ जाएं, हम्म आज क्या हो रहा है इस देश में, हम्म उसका एक बहुत शर्मनाक नमूना है। इस देश में लड़कियां जिनको आप पर्दे में रखते हैं, जिनको आप बाहर नहीं आने देते हैं, उनका उनका भाईजान पहलवान पहलवान पहलवानी करना तो असंभव है। हम्म लेकिन इस देश ने वो करके दिखाया है। इस देश का हरियाणा, जिसमें सरकारी पत्रिका निकलती है घूंघट, हम्म। सरकारी पत्रिका का नाम है घूंघट, जी 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 जिस पर मैं प्रोटेस्ट करता रहा हूं और लोग प्रोटेस्ट करते रहे हैं। जी जी जी। वो जो घूंघट जहां पे तक है, वहां बच्चियों ने सारी दुनिया में नाम कमाया है पहलवानी में। उन्होंने हाँ, दुनिया का कोई ऐसा मेडल नहीं है वर्ल्ड बॉक्सिंग में या ओलंपिक में जो उसमें नहीं नहीं लिया हम्म है? हम्म वो बच्चियां और उनके साथ सैकड़ों दूसरे बच्चे, और सारी हमारे देश के नामी ग्रामी रेसलर कहां बैठे हैं? ठंड के अंदर बैठे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर में। और क्या हम्म कह रहे हैं कि एक बीजेपी का एमपी है ब्रिज ब्रिज भूषण शरण सिंह, ये कैसरगंज से हम्म मेंबर पार्लियामेंट है। हम्म शक्ल देखकर भी आपको अंदाजा हो सकता है कि हम्म। कितने बड़े वो मतलब ये किस जी तरह की शख्सियत है उनकी। हालांकि शक्ल कुछ नहीं बताता है, लेकिन उससे आपको पता लग जाएगा। बच्चियां जो सवाल उठा रही हैं, मैं यहां बोल नहीं सकता हूं आपके सामने। और आप ये देखिए, जब कोई बच्ची इस देश के अंदर ये सवाल उठाती है कि मेरे साथ छेड़खानी की गई है, मेरे साथ मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की गई है, तो वो अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी दांव पर लगा। इस देश के अंदर ये सरकारी आंकड़े हैं कि जो गांव के अंदर 10 रेप होता है, उसमें से 2 रेप रिपोर्ट किए जाते हैं। 2 हम्म। से 3 रेप रिपोर्ट किए जाते हैं, सात जो है वो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। जी जी ठीक है। और उसमें अगर आप लड़की रिपोर्ट कराती है, तो सबसे पहले होता है ये आवारा लड़की है, इसके हम्म फला उससे संबंध है, उसके ये बताइए, ये लड़कियां अपना कैरियर, अपनी शादियां दांव पर लगा रही हैं, ये बच्चियां। हम्म हालांकि हम्म शादीशुदा भी इसमें बहादुरी के साथ वो आई है बच्ची एक, हम्म। फोगट, मैं जी जी पूरा उनका नाम माफ कीजिए अभी नहीं ले जी पा जी। रहा हूं। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा है उनके साथ जो कुछ हो रहा है। और विनेश विनेश फोगट जो सबसे पहले जो बच्ची सामने आई, उसने कहा मैं एक दो की बात जब मुझे बताई गई तो मैं पागल हो गई, उसके बाद मुझे लगता था कि ये क्या होगा। हम्म तो उसके बाद अगले दिन 5 हो गए, उसके अगले दिन 7 बच्चियां आ गई कि हम गवाही देने को तैयार हैं। और वो हम्म गवाही देने को तैयार हैं, यानी वो ये नहीं कह रही कि हम अब पीछे रहेंगे, पीछे हम्म। रहेंगे। जी। हम्म कितने बुनियादी सवाल उठा रहे हैं, जरा सुनिए कि हम्म ये सारे के सारे कैंप जो हैं लड़कियों के, हम्म ये जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये लखनऊ में क्यों हो रहे हैं, ये हम्म इलाहाबाद में क्यों हो रहे हैं, हम्म। ये हमको बताया जाए। हैं? जी
और जो थ्रेट किया जा रहा है, जो गुंडागर्दी किया जा रहा है, और वो खुद नहीं कर रहा है, उसकी जो पूरी टीम है वो भी कर रही है। और आप जरा सा सोचिए, ये मुसलमान लड़कियां नहीं है, ईसाई लड़कियां नहीं है, क्रिश्चियन लड़कियां नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी बड़ी तादाद में जाट समाज का हिस्सा है, जिसमें काफी आत्मसम्मान और ये सब होता है। लड़कियों को कहा जाता है कि तुमने चुप रहना है। वो लड़कियां आज इस देश का वो कर रही हैं, और कोई नहीं बोल रहा है। हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, वो अपने आप को हर चीज में वो गाली बकने में सबसे आगे रहता है। गोली मारो सालों को में भी आगे था। वो कितना चुप बैठा है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि अयोध्या का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इसको बृजभूषण शरण को अपनी फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन ऑफ बॉक्सिंग जो, उसको मीटिंग करने की इजाजत दी है वहां पर। यानी अब ये क्या करेंगे, सारे जराइम पेशा जो हैं वो जाएंगे और अयोध्या में जाके वो करेंगे, तो उसका मतलब है कि वो बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। जी जी, और वो पाक हो गए साहब सारे गुनाहों से, सारे गुनाह उनके दिल में, सारे गुनाहों से पाक हो गए। यानी आप मजे की बात देखिए कि वो बंदे मीटिंग कहां कर रहे हैं इसके खिलाफ। अच्छा, और आप ये सोच रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर के लिए अगर एक सिंबॉलिक माना जाए तो वो तो बहुत पवित्र जगह है। वो तो मजहब का मरकज होना चाहिए। वहां जुल्म की बात ना हो, वहां किसी औरत के खिलाफ जो है वो जुर्म की बात ना हो। इकबाल ने कहा इमामुल हिंद। जी 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 जी, इकबाल ने राम को कहा इमामुल हिंद। इमाम का मतलब इस्लामिक सेंस होता है। इमाम का मतलब होता है रिलीजियस लीडर, बहुत बड़ी। जी, मैं, क्योंकि ये बहुत सब लोग जान रहे हैं, लेकिन वो देखिए, जो बच्चियां जो कुछ बोल रही हो, वो हमेशा लड़कियों का कैंप लखनऊ में करवाता है अपने घर के करीब। जी, पहले भी काफी लड़कियों ने शिकायत की है उसके खिलाफ, मगर कभी कुछ नहीं हुआ। आज सारे बच्चों ने बहादुरी दिखाई है। ये बच्चियां बोल रही हैं जनाब जी। और भाईजान, ये अकेला नहीं हो रहा, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? बजरंग, दुनिया का माना हुआ, विनेश, साक्षी मलिक, सरिता मोर, संगीता फोगट, सत्यवर्त मलिक, जितेंद्र किन्हा, सुमित मलिक, और सारे हिंदुस्तान की जो रेसलिंग बच्चियां हैं वो भी आ रही हैं, केरल से आ रही हैं। उनके साथ जो कुछ किया गया है, इस गैंग ने जो कुछ किया है। अच्छा काजमी साहब, बात यही खत्म नहीं होती है। ये कोई अपवाद नहीं है। इससे पहले हरियाणा में क्या हुआ है, एक स्पोर्ट्स कोच ने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है, जिसका नाम सुमित सिंह है, मैं अगर नाम सही ले रहा हूं तो संदीप सिंह, सॉरी, संदीप सिंह है, उसने मेरे साथ छेड़खानी की, उसने मॉलेस्ट करने की कोशिश की है। कितना बड़ा काम किया है आरएसएस बीजेपी की सरकार ने। दोनों चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों जो है आरएसएस के पक्के वो हैं। कितना बड़ा काम किया है कि उसको बहुत गुल मचने के बाद उससे स्पोर्ट्स का ले लिया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ले ली उनसे। हाँ, जहां खूब खाने पीने वाला है, स्टेशनरी का जिम्मा उसी को दे के रखा है। उसका उसी को जिम्मा देके रखा है। तो आप बताइए, और उसके बाद अंकिता का तो हम भूल ही जा रहे हैं। अंकिता का जो देहरादून के पास हुआ, जी जी जहां जी, बच्ची को स्पेशल मसाज देना है, जी 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 जी, है ना। तो आज ये लोग जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, बुलडोजर की बात कर रहे हैं, उनका बुलडोजर ये बृजभूषण के खिलाफ कहाँ है? ये जो बंदा है संदीप सिंह वाले के लिए कहाँ है? अच्छा, एक बात मुझे समझ आती है कि देखिए, अगर क्राइम करने वाले को ये एहसास हो जाए कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जी, तो वो फिर खुल करके करता है क्राइम। बिल्कुल जी। और बिल्कुल तकरीबन इसी किस्म की मिसालें बार बार आ रही हैं जी। और जैसा कि आपने बताया कि ये रेसलर्स यहाँ बैठी हैं, लड़के लड़कियां दिल्ली के जंतर मंतर पर, और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से इस किस्म की शिकायतें अब आने लगी हैं। तकरीबन ये वो मी टू वाला जो सिनेरियो था उस तरह का खुलने वाला लगता है। उससे बड़ा ये सैलाब है, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, रवीश एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, कि आप जब अपने बच्चों को क्रिमिनलाइज कर दोगे ना, उन्होंने किसी को नहीं बख्शना है।
मैं भाई साहब हमेशा से कहता हूं कि नेल्ली मैसेकर 1983 नहीं होता, 1984 का सिखों का कत्लेआम नहीं होता, ये देश आज इस जगह नहीं पहुंचता, आज इस जगह नहीं पहुंचता। आप अगर 92 के अंदर और 2002 के अंदर सजा दे देते, ये देश इस जगह नहीं पहुंचता। एक बात बताइए, मुसलमानों को आप जो कुछ करेंगे उसकी बहुत सीमा है, मुसलमान बहुत थोड़ी जगह रहते हैं, मुसलमान बहुत थोड़े हैं। इन्होंने जब खून लग जाएगा बच्चियों को बलात्कारी करने का, उनके साथ अय्याशी करने का, ये किसको छोड़ेंगे? ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। और बहुत मुमकिन है, और बहुत अक्सर ऐसे वाकयात सामने आए हैं कि अब खुद क्या ये जो लड़कियां हैं इनकी फैमिली के लोग बीजेपी सपोर्टर्स नहीं होंगे? ज्यादातर हो सकते हैं। और वही जो है मोदी जी से और अमित शाह से निवेदन कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये एक जो, लेकिन ये बहुत बहादुरी का काम है आज, जहां पर आप पार्टी की जो सबसे ऊंची कमेटी है उसमें लोगों को मोबाइल ना ले जाने देते हो। राजनाथ का भी मोबाइल रखवाया गया होगा, कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ ही हो जाए। बिल्कुल। तो ये तो नियम, राजनाथ का भी मोबाइल नहीं होगा। हाँ, जाहिर है, वो तो अच्छा, सभी। अब लेकिन मैं अब सबसे बड़े सवाल पर आ रहा हूं भाई साहब। हाँ। वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया की एक बहुत ईमानदार संस्था है ऑक्सफैम, जो सारी दुनिया में गरीब और पूंजीवाद और कॉर्पोरेट और कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म जो कर रहा है उस पर हर सालाना रिपोर्ट लेकर आती है। उसकी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है और उसमें भारत के बारे में क्या है वो सुन लीजिए। जी। इसमें तो हमारे बच्चियां, ये रेसलर नहीं, हमारी कोई दूसरे हिंदू नहीं, सारे देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है वो जरा सा सुन लीजिए जी। ये जो रिपोर्ट है, हमारे देश में 1% जो सबसे अमीर लोग हैं वो दुनिया की 40% संपदा, वेल्थ पर कंट्रोल करते हैं। दुनिया की? देश की, हाँ। 40% पर। हाँ। और जो 5% हैं, इनमें से जो 5% हैं वो 62% होल्ड करते हैं। यानी वो जो जिसको हम 1% कह रहे हैं वो भी इसी के अंदर शामिल हो गए। लेकिन जी हाँ। टोटल टॉप 5% 62 करते हैं। और ये 2012 से 2021 के बीच में इसका सिर्फ 3% हिस्सा नीचे के 50% लोगों को गया है। अच्छा, हमारा देश जो है दुनिया के 10 रिचेस्ट जो लोग हैं उसमें से 2 खरबपति हैं। और उसी के साथ पिछले 10 साल के अंदर 20 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए हैं। और कुछ तथ्य सुन लीजिए। बदकिस्मती है कि हमारे लोग ये सोचते हैं कि इकोनॉमी तो हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन इकोनॉमी हमारे साथ क्या कर रही है, जिसको मोदी जैसे लोग छुपाते हैं, उनका जो गैंग है वो छुपाता है। ये 2017 और 21 के अंदर जो अडानी के टैक्स माफ किए हैं वो 1,80,000 करोड़ रुपए होता है। अगर इसको ले लिया जाए उससे तो 50 लाख स्कूल टीचर अपॉइंट किए जा सकते हैं 1 साल के लिए। हमने उनको कितना दान दिया है जी। और उसने अपनी रिपोर्ट का नाम दिया ऑक्सफैम ने, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, के इंडिया में सिर्फ अमीर तरीन लोग जिंदा रहेंगे। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, ये असल में ये एक थियरी है डार्विन की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप जानते होंगे कि बिल्कुल। जब से सक्षम है वो रहेगा। यहाँ है जो सबसे अमीर है वो वही रहेगा, वही बाकी बचेगा। ये बता रही है कि अगर आप जो भारत के जो अमीर हैं उनसे 2% टैक्स ले लेंगे तो 40,423 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इसमें अगले 3 साल के लिए जो हमारा देश दुनिया में बहुत नंबर
बहुत ऊंचे नंबरों पर है कि बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता, ये 3 साल के लिए मिल जाएगा अगर 2% टैक्स ले लेंगे तो। ठीक है जी। और अगर 5% टैक्स ले लेंगे, सारे अमीरों से नहीं, 10 बिलियनियर जो है हमारे देश के, तो 1,37 लाख करोड़ रुपए आपको मिलेगा। और जिसमें आप हमारे पूरे देश का जो हेल्थ बजट है, जो वेलफेयर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उसको 22-23 को पूरा चला लेंगे। सिर्फ तो 10 लोगों से आपने 5% टैक्स लेना है। और उसके बाद सुनिए, ये जो गरीब अमीर के बीच में जो हो रहा है कि औरत और मर्द को लेके ये है कि जो महिलाएं हैं उनको, मर्द को अगर 100 पैसे मिलते हैं तो उनको 63 पैसा मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट और रूरल वर्ग जो गांव में काम करने वाले हैं उनकी इससे भी हालत खराब है। शेड्यूल कास्ट को जो शहर में मिल रहा है या दूसरी जगह मिल रहा है, उसका सिर्फ 55% मिल रहा है जी। और गांव के अंदर जो काम करने वाले हैं उनको उसका आधा मिल रहा है। समझे भाई साहब। और जरा सा एक चीज और सुन लें कि नवंबर 22 ऑनवर्ड हमारे देश में 121% अमीर लोगों की तादाद बढ़ी है। अच्छा, नवंबर 2022, नवंबर 2022 तक, सॉरी, ऑनवर्ड, नवंबर 2022 ऑनवर्ड, सिंस द पेंडेमिक बिगेन टू नहीं, सॉरी, नवंबर 2022 तक, कोविड शुरू होने से। जी जी, कोविड से और तब तक हाँ, 121%। इन लोगों को रोज 3,608 करोड़ रुपए पर डे रियल मुनाफा हुआ है। मुनाफा, बिजनेस टर्नओवर नहीं। जी 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 जी, मुनाफा। और उसके बाद और जो हमारे देश के साथ सबसे बड़ा मजाक हो रहा है कि जो हमारे देश में 15 लाख करोड़ रुपए जीएसटी मिला है, उसका 64% आम लोगों ने दिया है। यानी आम लोगों का पैसा, हम रेल का टिकट ले रहे हैं, हम बस का टिकट ले रहे हैं, हम मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं, और करोड़पतियों ने इसमें सिर्फ 3% जीएसटी दिया है। जी जी जी, यानी बुनियादी बात यह है कि आम लोगों का पैसा खींच करके ले जाओ उस तरफ और वहां डंप कर दो, उन्हीं की जेब में डाल दो। तो ये जाहिर है जीएसटी जो है, जिसको आप बोल रहे हैं हम इतना पहुंच गए, वो जीएसटी 3% सिर्फ पैसे वाले लोग दे रहे हैं। जी जी, बाकी सारा हिंदुस्तान की जो 90% लोग हैं, वहां ना इनकम टैक्स वाले जाते हैं, ना ईडी वाले जाते हैं, सब कुछ मामला वहां पर पर्दा डाल दिया जाता है। अच्छा, वक्त की जरा कमी है। मैं आखिरी बात बता देता हूं कि ये जो एक्सफॉर्म का जो अमिताभ बेहर जिनके नाम से रिपोर्ट आई हुई है कि इसमें सबसे खराब हालात दलितों की, औरतों की और मुसलमानों की है। लेकिन इससे बाहर हिंदू भी नहीं है। सबसे खराब का मतलब यह है कि अगर हिंदू का 1 रुपया था वो घट के 50 हो गया, तो मुसलमान का 30 पैसा हो गया। और आप जो इस देश का लूट जो मोदी ने शुरू कराई है कि आप जो है जीएसटी के नाम पे आप कह रहे हैं कि हम तो इनकम टैक्स नहीं लेते, हमारे तो इनकम टैक्स सिर्फ 10 लाख लोग हैं। अरे आपने तो किसी को बख्शा नहीं है, हर आदमी टैक्स दे रहा है और टैक्स देने पर मजबूर कर दिया। जो मुगल थे उन्होंने ब्राह्मणों को और ठाकुरों को जिजिया नहीं लगाया। अरे उन तक तो कर लो, हिंदुओं का तो जीएसटी छोड़ दो। हाँ, वो बहरहाल वो तो एक तरह से हर तरफ से लूट करके एक तरफ जाना है। अच्छा, वक्त की कमी है, हम और ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते, हमारी ये मजबूरी है। बहरहाल दो बातें छोटी-छोटी मैंने कहनी है। हाँ, 2 बातें छोटी-छोटी कहनी है। एक तो ये, क्या मेरा बिल्ला देख रहे हैं ये? जी जी, ये है हमारे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। जी 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 जी, समझ लीजिए इनको। हाँ। ये नहीं होते तो आज हम और ये देश के जो गरीब लोग हैं वो पढ़ लिख नहीं पाते। और इनकी साथिन थी, इनकी दोस्त थी फातिमा शेख। इन लोगों ने पहला शूद्र बच्चियों का स्कूल खोला। जाते आते वक्त उन पर पखाना फेंका जाता था और फातिमा शेख उनके लिए नई साड़ी रखती थी
इनकी पत्नी के लिए, अपना सावित्री फुले जी के लिए, और वो बदलती थी, और वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़े जो आज हिंदुत्व है। दूसरी बात यह है कि आपने ये जो मीडिया स्टार वर्ल्ड है, इसकी आप क्या मदद कर रहे हैं? सिर्फ सुनकर वाह लिखेंगे, ताली बजाएंगे, काजमी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अपना जीवन दान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप भी कुछ दान करिए, आप भी कुछ लगाइए। और सच्ची बात यह है कि मैं, काजमी साहब इजाजत देंगे तो मैं हर बार हिसाब भी किया करूंगा कि मेरे कहने का भी कुछ असर हुआ नहीं हुआ। और आखिर में साथी बृजमोहन की 2 लाइन गाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। तेरा भी होना सबको, देवरे दिखाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, भाई हाथ उठा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहरहाल लोगों से अपील भी की और आपने अपनी बात जिस तरह से रखी कि हमें सहते सहते नहीं मरना, बल्कि अपनी हाथ उठाने की जरूरत है और मिलकर के अपने मुल्क को सीधे सही रास्ते पर ले जाने की कोशिशें मुसलसल जारी रखनी है। आपने आज जो एक खास बात बताई कि मोदी जी की बीजेपी की कार्यकारिणी की मीटिंग में मोबाइल सबके छीन लिए गए, मिनिस्टरों तक के मोबाइल छीन लिए गए, इसमें तो मुझे वाकई दुनिया के कई जो बहुत बड़े डिक्टेटर हुए हैं उनकी मीटिंगें कुछ याद आ रही हैं। वक्त की कमी है, अब फिर किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन अब इस हद तक हो गया है कि अपनी जबान पर भी कंट्रोल नहीं रहा। सामने वाले जो कुछ सुन रहे हैं वो भूल जाएं, तकरीबन वहां तक लाने की बात हो गई। इससे बुरी हालत हमने आजादी के बाद कभी नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।